हाँ जी। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ऑटोकैड के प्लान के थ्रू कैसे हम फ्रेम को सेटअप कर सकते हैं ताकि उस फ्रेम को स्ट्रैट प्रो में इंपोर्ट किया जा सके। तो आई थिंक वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट मैं आपको ये बताऊंगा कि इस फ्रेम को हम इंपोर्ट कैसे करेंगे स्ट्रैट में। तो देखिए, अभी इस पर्टिकुलर फाइल में एक इशू ये है कि इस फाइल को मैंने अभी सेव नहीं किया है। तो इसको सेव करना है आपको, तो सेव आपको इधर से जाना है, सेव एज पे। तो देखिए, अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, जब हम सेव एज कर रहे होते हैं तो ऑटोकैड का जो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होता है वो होता है डी डब्ल्यू जी फॉर्मेट होता है। और स्टैट के साथ इशू ये है कि स्टैट डी डब्ल्यू जी फाइल को रीड नहीं करता है। स्टैट जिस फाइल को रीड कर पाता है वो फाइल है डी एक्स एफ। तो आपने यहाँ पे फाइल्स ऑफ टाइप में जाकर डी डब्ल्यू जी की जगह आपको डी एक्स एफ फाइल को सिलेक्ट करना है। डी एक्स एफ आप किसी भी वर्जन 2010, 7, 4 किसी को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बस होना चाहिए डी एक्स एफ फाइल। तो आपने यहाँ पे डी एक्स एफ फाइल सेलेक्ट किया। लोकेशन, किस लोकेशन में सेव करना है, तो मैं अभी डेस्कटॉप में सेव कर देता हूँ अपने। तो मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया, डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप में सेलेक्ट करने के बाद इस पर्टिकुलर फाइल का नेम मैं दे देता हूँ। सपोज आज ये जो है इसको मैं दे देता हूँ ऑटो कैड फ्रेम फॉर स्टैट। सपोज मैंने ये फाइल का नेम दिया और इस फाइल नेम देने के बाद मैं इसको सेव कर दूंगा। तो अब देखिए, ये फाइल हमारा सेव्ड हो गया है। अब ये सेव्ड होने के बाद ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान रखना है, इस फाइल को यहाँ पर क्लोज कर देना। इस फाइल को अगर आप यहाँ पर भी ओपन रखेंगे और चाहेंगे कि ये स्टैट में इंपोर्ट हो जाए तो इंपोर्ट नहीं होगी। ठीक है, ये एक शेयरिंग वायलेशन का एक आपको मैसेज देता है कि ये पर्टिकुलर फाइल ऑलरेडी कहीं और भी ओपन है। तो इसको क्लोज करना है, ध्यान रखिएगा, इसको क्लोज कर दीजिए। ठीक है, इसको क्लोज करने के बाद अब मैं डायरेक्टली स्टैट को ओपन करता हूँ। देखिए, अब स्टैट में एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूँ, स्पेस में क्लिक करता हूँ। मैं इस क्लास का नेम, अभी मैं इस क्लास का नेम नंबर वाइज नहीं दूंगा, मैं दूंगा फ्रेम फ्रॉम ऑटो कैड। ये किया। लेंथ यूनिट यहाँ पे आप कुछ भी रख लीजिए, कोई इशू नहीं है। लेंथ यूनिट के साथ आप आगे बढ़ जाइए, फिनिश करिए। हाँ जी, अभी देखिए, मैं आपको पहले वो मतलब लास्ट क्लास में जो मैंने डिस्कस किया था कि जब हम ऑटोकैड के फ्रेम को लोकेट करते हैं, कॉपी करके एक न्यू फाइल में लेके आते हैं, न्यू विंडो में लेके आते हैं, न्यू ड्राइंग में लेके आते हैं, तो ओरिजिन हमारा हमेशा टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मतलब उसको आपको करना नहीं है, आपको बस उसको समझना है। तो देखिए, ये जो ग्रिड है हमारा आ रहा है, ये ग्रिड अभी किस प्लेन में है, एक्स और वाई में। और मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि ऑटोकैड स्टैड में जो फ्रेम हमारा या प्लानिंग जो होती है, फ्लोरिंग होती है, फ्लोरिंग एक्स और जेड डायरेक्शन पे होती है। हाँ, वाई डायरेक्शन पे तो हाइट जाएगा, एक्स और जेड में क्या होता है, हमारा प्लान होता है। ठीक है, फ्लोर होता है। तो मैं अगर इस ग्रिड को एडिट करके इसको एक्स जेड प्लेन कर दूँ, एक्स जेड, सपोज एक्स जेड प्लेन पे ले आता हूँ ग्रिड को, और इसको ओके कर दूँ, तो आप देखेंगे ये ग्रिड आपको यहाँ दिख रहा होगा। अब मैं इस ग्रिड को सपोज टॉप से दिखाता हूँ। टॉप मतलब वाई डायरेक्शन से टॉप, ये तो एक्स है और ये जेड है, और आप चाह रहे हैं कि इसको ऊपर से देखना है, तो आप इसको व्यू फ्रॉम प्लस वाई करेंगे। देखिए, ये जो टूल बार है ये मैंने आपको बता चुका हूँ पहले भी। यहाँ पर आप व्यू फ्रॉम प्लस वाई करेंगे, तो जब प्लस वाई करते हैं तो देखिए इस ग्रिड में ओरिजिन किधर आ रहा है आपका, ओरिजिन आ रहा है टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे। देखिए, लेफ्ट साइड टॉप मोस्ट कॉर्नर पे। तो इसीलिए मेरा रिक्वायरमेंट होता है कि मैं जब भी फ्रेम ड्रॉट मतलब उस ऑटोकैड में फ्रेम बनाऊं तो फ्रेम का ओरिजिन जो है वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे ही हो। ठीक है, अब देखिए, ये तो खैर मैंने आपको जस्ट ऐसे ही समझाया, बाकी इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं इसको आइसोमेट्रिक व्यू दोबारा क्लिक कर देता हूँ। आइसोमेट्रिक व्यू से आइसोमेट्रिक व्यू ऑन हो जाएगा हमारा। अब देखिए, जो हमने ऑटोकैड में फ्रेम बनाया है उसको इंपोर्ट कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए, क्या करना होता है, आपको फाइल में जाना होता है और फाइल में जाकर यहाँ पर क्या क्लिक करना होता है, इंपोर्ट। इंपोर्ट पे जब आप क्लिक करते हो तो देखिए, इंपोर्ट में 3D DXF करके एक ऑप्शन हो, बाय डिफॉल्ट ऑन है, इसी को रहने देंगे और सिंपल क्या क्लिक करेंगे हम, इंपोर्ट। जब इंपोर्ट हम क्लिक करते हैं
तो यहाँ पर लोकेशन हमें देना होता है कि वो फाइल किधर है आपकी, वो बताइए। तो मैं यहाँ पर फाइल का लोकेशन डेस्कटॉप सेलेक्ट करूँगा, डेस्कटॉप में है। और फाइल का ये देखिए ऑटोकैड फ्रेम फॉर स्टार, मैं इसको ओपन कर दूँगा। ठीक है, इसको ओपन करने के बाद ये मेरे से पूछ रहा होता है, देखिए जैसे ही ओपन किया ये मेरे से पूछ रहा होता है कि बिल्डिंग हाइट किस डायरेक्शन पे आपको रखना है, हाइट किस डायरेक्शन पे रहेगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हाइट हमें वाई अप रखना होता है, वाई डायरेक्शन पे हाइट होगा। तो वाई अप करके जब मैं इसको ओके करता हूँ तो अब यहाँ पे ये मेरे से पूछ रहा होता है कि यूनिट क्या रखना है, किस यूनिट पे आपको वर्क मतलब किस यूनिट में इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा यूनिट आप इंच लेंगे। अब इंच ही क्यों लेंगे, इसके पीछे रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो हमारा ये प्लान है, ये प्लान हमारा इंच में बना है। अगर मैं इस लाइन का लेंथ आपको मेजर कराऊं तो ये लाइन का लेंथ है 144। 144, ये 144 क्या हो सकता है, 144 इंच ही हो सकता है, 144 फीट तो हो नहीं सकता, 144 मीटर नहीं हो सकता। ये लाइन जो है हमारी 144 इंच की है। तो देखिए स्टैट प्रो को क्या है, स्टैट प्रो में जब भी हम कोई ऑटोकैड के फ्रेम को लेकर आते हैं तो स्टैट प्रो क्या करता है, ये लाइन की लेंथ की वैल्यू बस को रीड करता है कि ये लाइन एक 144 का लाइन है, किस यूनिट में है ये उसको नहीं पता होता है। मतलब अगर मैं यहाँ पर ये सोचूं कि मैं मीटर दे दूं, मतलब अगर माइंड में हमारा ये क्वेश्चन आ रहा है कि हम कोई भी यूनिट दे देते हैं उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। अगर मैं मीटर कर दूंगा तो वो 144 मीटर की लाइन हो जाएगी, मैं फीट कर दूंगा तो 144 फीट की लाइन हो जाएगी। ओके, तो आपने ऑटोकैड में जिस यूनिट में भी उसको बनाया है आप पर्टिकुलर उसी यूनिट में ही उसको इंपोर्ट करेंगे, ये ध्यान रखना है, उसी यूनिट में ही इंपोर्ट करना है, इंच में इंपोर्ट करना है क्योंकि मैंने इंच में ही वहाँ पे बनाया हुआ है। तो इंच करके मैं इसको ओके कर दूंगा। तो जैसे ही इंच कर मैं इसको ओके करता हूँ, ये देखिए इंपोर्ट हो रहा है, रीड कर रहा है फाइल को हमारी, देखिए इंपोर्ट होके आ गया। तो देखिए ये पूरा फ्रेम हमने बहुत इजीली ऑटोकैड के थ्रू स्टैट में ले आए। देखिए अगर मैंने अभी आपको कॉपी पेस्ट ट्रांसलेशनल रिपीट ये सारी चीज़ें बताई हुई थी, उसके थ्रू ये इस टाइप का फ्रेम बनाना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, काफ़ी डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसमें पूरा फ्रेम ही रैंडम टाइप का है। रैंडम मतलब कॉलम्स जो है एक डिस्टेंसेस पे नहीं है, यहाँ पर जैसे देखिए इधर से इधर एक कॉलम है लेकिन इसके जस्ट सामने कॉलम नहीं है, यहाँ पर कॉलम है। तो इस टाइप के फ्रेम जो होते हैं ना ये हमको ऑटोकैड के हेल्प से ही बनाने होते हैं, ऑटोकैड के हेल्प से ये हम बहुत इजीली बना सकते हैं। अब जैसे मैंने एक सिंपल सा एक प्लान दिया था, ऐसे ही प्लान बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, बट क्राइटेरिया जो प्रोसीजर होगा वो सेम रहेगा, आपको इसी प्रोसीजर के थ्रू उसको बनाना होगा। ठीक है, अभी देखिए ये फ्रेम हमारा आ चुका है, बट अभी इस फ्रेम में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मेरे को करनी बाकी है। वो कैसे वो बताते हैं, क्या है वो देखते हैं। देखिए अभी तो देखिए जब मैंने इसको इंपोर्ट किया तो मेरे को अभी ये जो मॉडलिंग मोड है इसमें सेटअप ऑप्शन ओपन है, सेटअप पेज ओपन है। हम सेटअप से पहले ज्योमेट्री में जाएंगे, तो ज्योमेट्री में जाने से क्या होता है हमें नोट्स दिखने लगते हैं, बीम्स के स्टार्टिंग और एंडिंग वाले नोट्स शो होने लगते हैं। अब देखिए अभी इसमें काफ़ी सारे इश्यूज हैं, इस फ्रेम में अभी प्रॉब्लम्स हैं, पहले हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे फिर देन हम इसको प्रॉपर आगे वर्क कर पाएंगे। देखिए अभी देख रहे होंगे कि अगर मैं इस बीम को सिलेक्ट कर रहा होता हूँ तो ये बीम देखिए पूरा एक बार में सिलेक्ट हो रहा है देखिए ये। बट मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है कि अगर बीम ये आपका पूरा सिंगल क्लिक में सिलेक्ट हो रहा है तो ये कंडीशन सही नहीं है। ये कंडीशन के हिसाब से ये मान के चल रहा है कि इस बीम के ऊपर जब लोड आएगा तो ये लोड सिर्फ ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम बियर करेगा, ये कॉलम कुछ नहीं करेंगे। तो ये तो कंडीशन गलत है, ऐसा एक्चुअल में तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे केस में कल या लास्ट क्लासेस में मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है एडिटिंग टूल्स मैंने बताए थे ना कि कई बार होता है कि हमारे फ्रेम में मिस्टेक्स होती हैं तो उसको एडिट करना पड़ता है। तो एडिटिंग के टूल्स कैसे हम यूज़ करेंगे, हम सबसे पहले तो ये करेंगे इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे, पूरा सिलेक्ट करिए या कंट्रोल ए फॉर सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल करिए और ज्योमेट्री में जाइए और ज्योमेट्री मेन्यू बार में जाकर आपने इंटरसेक्ट सिलेक्टेड मेंबर पे क्लिक करके इसको इंटरसेक्ट करा देना होता है। इंटरसेक्ट आप जैसे ही कराएंगे आप देखेंगे ये क्या मैसेज दे रहा है, 24 न्यू बीम्स क्रिएटेड। इसका मतलब ये हुआ है कि इसने बीम्स को डिवाइड कर दिया। देखिए बीम्स आपकी सारी डिवाइड हो गई।
ये पहला क्रॉस चेक होता है, पहला क्रॉस वेरिफिकेशन आपको सबसे पहले करना है। सबसे पहले जो भी आपका ऑटोकैड का फ्रेम है उसको इंटरसेक्ट कराना है। तो इंटरसेक्ट कराने से कंडीशन, जो सिचुएशन होती है, एक्चुअल सिचुएशन, वो क्रिएट हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, और भी चेक्स है। और भी चेक क्या है, अब यहाँ पर देखना है कि स्ट्रक्चर्स, ऐसा तो नहीं है ज़्यादा स्ट्रक्चर्स हो। ज़्यादा स्ट्रक्चर्स क्या होता है वो भी समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर आप देखें मेन्यू बार में टूल्स दिख रहा होगा, टूल्स में जाना है और टूल्स में देखिए चेक मल्टीपल स्ट्रक्चर। मतलब स्टैट का रिक्वायरमेंट ये होता है कि ये स्ट्रक्चर्स जो होना चाहिए एक सिंगल स्ट्रक्चर होना चाहिए, सिंगल। तो अभी जब टूल्स में जाके मैं चेक मल्टीपल स्ट्रक्चर ऑन कर रहा हूँ तो देखिए अभी कितने स्ट्रक्चर्स बता रहा है, 7 स्ट्रक्चर्स। 7 स्ट्रक्चर्स, ये ज़्यादा है, मतलब ये 7 स्ट्रक्चर्स हैं। अच्छा अभी 7 स्ट्रक्चर्स हैं, अगर मैं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा होता तो स्ट्रक्चर्स और ज़्यादा होते। देखिए क्लोज करता हूँ इसको, कंट्रोल Z से अंडू करता हूँ। जब कंट्रोल Z से मैंने इसको अंडू किया, अब मैं चेक करता हूँ कि कितने स्ट्रक्चर्स हैं, तो आप देखेंगे स्ट्रक्चर्स की लिस्ट बढ़ जाएगी, स्ट्रक्चर्स की लिस्ट 20 हो जाएगी, 20 स्ट्रक्चर्स। अभी 20 स्ट्रक्चर्स क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अभी तो पहले मैं फिलहाल में इसको सिलेक्ट करके ज्योमेट्री में जाके इंटरसेक्ट सिलेक्टेड मेंबर करता हूँ और इसको ओके। जब ओके किया तो 24 न्यू बीम्स क्रिएटेड मैसेज आया, मतलब बीम्स तो हमारी डिवाइड हो गई। अब नेक्स्ट देखें ये स्ट्रक्चर क्यों अलग अलग आ रहा है। देखें क्यों मल्टीपल स्ट्रक्चर दिखा रहा है। तो चेक मल्टीपल स्ट्रक्चर में वापस से क्लिक करूंगा तो देखिए इसमें सबसे पहले स्ट्रक्चर नंबर 1 पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए स्ट्रक्चर नंबर 1 जो भी जितना भी पार्ट एक सिंगल स्ट्रक्चर में आ रहा है वो देखिए सिलेक्ट हो रहा है। सिंगल इसमें सिंगल सिलेक्शन, मतलब जो स्ट्रक्चर आपका सिंगल ही पूरा सिलेक्ट हो रहा है, इसमें क्या है, इसमें ये मान के चल रहा है कि ये बीम इस बीम से, ये बीम और ये बीम, ये सब आपस में कनेक्टेड है एक सिंगल नोड से। मतलब एक सिंगल नोड होना चाहिए जिससे ये क्या हो, कनेक्टेड हो। जैसे देखिए यहाँ पे भी देख रहा हूँ कि ये नोड जो है एक यहाँ पर सिंगल नोड है, जिससे ये वाला बीम, ये बीम, ये बीम, ये बीम, सारे बीम कनेक्टेड है। इस वजह से ये क्या मान के चल रहा है कि ये सिंगल स्ट्रक्चर है। बट अभी आगे आप देखेंगे स्ट्रक्चर नंबर 2 ये अलग है, स्ट्रक्चर नंबर 3 ये अलग है, स्ट्रक्चर नंबर 4 अलग है, 5 अलग है, 6 अलग है, 7 अलग है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, इस ये यहाँ पे तो काफी सारे कॉलम्स को इसने कंसिडर कर लिया, बट ये बाकी के कॉलम्स को क्यों नहीं किया। कारण क्या है इसके पीछे, क्या रीजन है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या होता है, कई बार ऐसा होता है जब हम ऑटोकैड के थ्रू फ्रेम को लेके आते हैं तो होता ये है कि एक ही लोकेशन पे दो नोड हो जाते हैं, 2 नोड्स हो जाते हैं। मतलब अभी यहाँ पे ये कंसिडर, मतलब आपको यहाँ से दिख रहा है कि एक ही नोड है, बट राइट नाउ यहाँ पर एक नोड के बजाय 2 नोड हो सकते हैं, 2 नोड्स। अब देखिए एक नोड जो है, एक नोड मे बी ये और ये तीनों बीम से कनेक्टेड हो, और एक नोड सिर्फ इस बीम से कनेक्टेड हो। मतलब 2 नोड्स एक ही पोजीशन पे हैं, बट एक नोड नीचे वाले बीम से कनेक्टेड है और एक नोड ये 3 बीम से कनेक्टेड है। तो इस केस में वो क्या कंसिडर कर रहा है, ये कंसिडर कर रहा है कि ये फ्रेम अलग है, ये स्ट्रक्चर अलग है, ये स्ट्रक्चर अलग है। वही सेम केस यहाँ पे भी है, वही सेम केस यहाँ पर भी है, ऐसे ही सभी जगह है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ। देखिए इसको सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या है, इसको क्लोज करूंगा, आपको टूल्स में जाना है और टूल्स में ही देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन होता है चेक डुप्लीकेट नोट्स। तो मैं जैसे ही नोट्स पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे से पूछता है एंटर टॉलरेंस, मतलब किस नोड को डुप्लीकेट देना है। तो मैं तो चाह रहा हूँ कि आप उस नोड को डुप्लीकेट बताइए जो 0 पे 0 मीटर पे। 0 मीटर मतलब है एक ही पोजीशन पे 2 नोड्स, मतलब इस पोजीशन पे 2 नोड्स हैं बट दोनों के बीच का डिस्टेंस 0 है। ओके, तो मैं चाह रहा हूँ कि ऐसे नोड को ही डुप्लीकेट बताइए जो एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर है। आप इसको ओके करेंगे, जैसे ही ओके कर रहे हैं देखिए एक लिस्ट ओपन हो जाती है डुप्लीकेट नोड की। 1 and 15 नंबर ये बता रहा है, यहाँ पे भी डुप्लीकेट नोड हुआ है आपका, एक इधर पे शो कर रहा है, इधर हुआ है, एक इधर हुआ है, देखिए ये हुआ है, एक ये हुआ है, एक ये हुआ है, ऐसे डुप्लीकेट नोड्स की पूरी एक लिस्ट ओपन कर दे रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या क्लिक करूँगा, मर्ज। आप लोग देख के समझ गए होंगे कि यहाँ मर्ज यूज होगा, आपका यहाँ पर मर्ज क्लिक करना है। और मर्ज क्लिक करने के बाद ये देखिए पूछ रहा होता है डिलीट द फर्स्ट नोड इन ऑल सेट, मतलब ये पूरे सेट में फर्स्ट नोड को डिलीट करना है या सेकेंड नोड को करना है। तो मैं अगर सपोज यहाँ पे सेकेंड नोड सेलेक्ट करता हूँ, सेकेंड नोड सेलेक्ट करके क्या करूँगा, ओके करूँगा, तो ये पूछेगा आर यू श्योर दैट यू वांट टू कैरी आउट दिस ऑपरेशन। मैं बोलूँगा यस। जैसे ही क्लिक किया अब आप देखिए स्ट्रक्चर्स आपको कितने दिखाता है।
सिंगल स्ट्रक्चर। अब क्या हुआ, डुप्लीकेट नोड की पोजीशन हट गई है और ये पूरा स्ट्रक्चर एक सिंगल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, अब देखिए एक लास्ट वेरिफिकेशन। और लास्ट वेरिफिकेशन क्या होता है, कई बार ये मतलब कुछ मिस्टेक्स ऐसी हो जाती हैं, जैसे मैंने कोशिश किया था कि ऑटोकैड में जब मैं लाइंस ड्रॉ करूँ तो सारी लाइन हमारा हॉरिजॉन्टल लाइंस हो, सारी लाइन हमारी वर्टिकल लाइन हो, मतलब ये जो बीम्स थी हमारी मैंने हॉरिजॉन्टली प्लेस की है, ये बीम्स हमारी जो है ये वर्टिकली प्लेस करी थी। तो वाकई में हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली बना भी है कि नहीं बना है? ऐसा तो नहीं है हमने ऑटोकैड में मिस्टेक कर दिया और लाइन हॉरिजॉन्टली ना गया हो। वैसे ये इतना बड़ा इशू नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर आप चाह रहे हैं कि इसको चेक करना है तो चेक कैसे कर सकते हैं, देखिए आप सेलेक्ट में जाइए, मेन्यू बार में कहाँ जाएंगे, सेलेक्ट। आप सेलेक्ट में जाइए, सेलेक्ट में देखिए एक ऑप्शन होता है बीम्स पैरेलल टू एक्स। जब सेलेक्ट में जाकर मैं बीम्स पैरेलल टू एक्स करूँगा तो इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है कि जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एक्स के पैरेलल जितने भी बीम्स हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो देखिए आप देख रहे होंगे जितने भी बीम मैंने हॉरिजॉन्टली या एक्स डायरेक्शन पे बनाए थे वो सारे सिलेक्ट हो रहे हैं, मतलब डेफिनेटली ये पैरेलल टू एक्स है। अब नेक्स्ट में जाऊंगा सेलेक्ट में बीम पैरेलल टू जेड, जेड में ये वाले डायरेक्शन की बीम, तो देखिए ये भी पूरे हमारे प्रॉपरली सिलेक्ट हो रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक है, और बीम पैरेलल टू वाई तो डेफिनेटली होगा क्योंकि हमने कॉलम जो बनाया था बिल्कुल सीधे ही बनाए थे, तो बीम पैरेलल टू वाई करेंगे, देखिए सब सेलेक्ट हो रहा है। मतलब यहाँ से हमारा क्रॉस वेरिफिकेशन हो गया है कि हमारे फ्रेम में कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, मैं एक क्लास और लूँगा जिसमें क्या रहेगा, मैं जानबूझकर एक फ्रेम ऐसा पिक करूँगा जिसमें कुछ मिस्टेक्स होंगी, ताकि वो मिस्टेक्स को हम स्टैड में ही कैसे एडिट कर सकते हैं, स्टैड में कैसे उसको करेक्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको उसमें बताऊंगा। मैं उसके लिए पहले पूरा एक सेटअप तैयार करके रखूंगा, एक फ्रेम ऐसा जानबूझकर ही गलत बनाऊंगा, फिर मैं उसको करूँगा, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। क्योंकि आप लोग में कई लोग ऐसे होंगे जब आप लोग बनाएंगे तो आप लोग से डेफिनेटली मिस्टेक्स हो सकती हैं, ज़्यादा मिस्टेक हो सकती हैं, तो वो आपको करेक्शन कैसे करना है वो मैं आपको उसकी एक क्लास दूंगा। ओके, अभी देखिए ये मेरा फ्रेम बन गया है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये तो एक सिंगल फ्लोर है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो हमारा एंड नोड है, ये जो नोड है, ये नोड हमारा सपोज इसको मैं मान लूँ कि ये हमारा फाउंडेशन लेवल का नोड है, मतलब इस पर्टिकुलर एंड पे हम फाउंडेशन देंगे। फाउंडेशन के बाद अगला लेवल जो आता है वो प्लिंथ लेवल आता है, ये हमारा एक प्रकार से प्लिंथ लेवल है। ये हमारा लेवल कौन सा है, ये प्लिंथ लेवल है। प्लिंथ लेवल के बाद हमारा ग्राउंड फ्लोर होता है, ग्राउंड फ्लोर के बाद फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, इस तरीके से होता है। तो सपोज मेरा अभी रिक्वायरमेंट है कि मेरा ये जो ये बिल्डिंग है ये G+4 है, G+4 मतलब ग्राउंड प्लस 4 फ्लोर और, तो मैं इसको सीधा कैसे G+4 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसको कर सकता हूँ ट्रांसलेशनल रिपीट के थ्रू। देखिए ये टूल मैंने आप लोग से डिस्कस किया था जनरेट टूल बार में, ट्रांसलेशनल रिपीट टूल, इसके थ्रू कैसे करेंगे, आपको पूरा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करके ट्रांसलेशनल रिपीट पिक करना है। जब ट्रांसलेशनल रिपीट आप पिक करते हो तो इसमें डायरेक्शन ऑफ रिपीटेशन क्या होगा, वाई। मेरे को डेफिनेटली वाई डायरेक्शन पे ही हाइट मतलब फ्लोरिंग्स करनी है, तो मैंने वाई डायरेक्शन पिक किया। जितने नंबर ऑफ स्टेप्स भी चाहिए हो, मेरे को सपोज मैं G+4 बोला हूँ आपसे, तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप 5 देंगे। पहला स्टेप ग्राउंड फ्लोर, फिर बाकी के ये 4 फ्लोर्स हो गए। अभी देखिए डिफॉल्ट स्टेप स्पेसिंग, मतलब स्पेस कितना रखना है एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर के बीच का। तो मैंने आपको जैसे बोला था कि फ्लोर हाइट मेरे को 10 फीट रखना है, 10 फीट। अभी देखिए यहाँ पर जो मेरा करंट यूनिट यहाँ पे शो कर रहा है वो कर रहा है मीटर, ये आपके पास एक मीटर चल रहा है। तो अब मैं तो यहाँ चाह रहा हूँ कि मेरे को फीट में वैल्यू देनी है, तो ये कैसे देंगे, तो इसके लिए मैं आपको एक ऑप्शन बता रहा हूँ। देखिए आपने क्या करना है, ध्यान रखना है, आप यहाँ पे कर्सर रखिए, इसको तो डिलीट कर दीजिए। कीबोर्ड में फंक्शन की होते हैं, तो कीबोर्ड में फंक्शन की F2 बटन प्रेस करना है, F2 बटन जब आप प्रेस करते हैं तो देखिए एक अलग से डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, और इस डायलॉग बॉक्स में आपको दिख रहा होगा कि करंट यूनिट आपकी मीटर चल रही है। ओके, कोई भी यूनिट चल रही हो इसमें कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पर चाहूँगा कि मेरे को 10 फीट चाहिए, तो मैं इस पर्टिकुलर बॉक्स में यहाँ पे 10 टाइप करूँगा, स्पेस 10 टाइप करने का स्पेस, और फीट के लिए FT स्मॉल लेटर में FT फॉर फीट। आप ये भी दे सकते हो, या फीट का सिंबल सिंगल डैश ये दे सकते हो। ठीक है,
दोनों ऑप्शन, आप चाहें तो FT फॉर फीट लिख सकते हैं और फिर ये वैल्यू 10 स्पेस फीट देके एंटर करेंगे। तो जैसे ही एंटर करेंगे आप देखेंगे ये ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट कर देता है। आप मैनुअली भी कन्वर्ट कर सकते हो, आप कैलकुलेटर के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन इसमें इसने ऑप्शन दिया है कि आपको F2 बटन प्रेस करके इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इसको ये कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर लिंक स्टेप ऑन नहीं करेंगे। लिंक स्टेप इसलिए ऑन नहीं करेंगे क्योंकि जिस डायरेक्शन पे मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, मैं इसको वाई डायरेक्शन पे रिपीट कर रहा हूँ और आप देख रहे होंगे वाई डायरेक्शन की बीम यहाँ पर सिलेक्टेड है, ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ क्या करूँगा, ओके। तो जब इसको ओके करूँगा तो देखेंगे सेम फ्रेम जो आपका नीचे बना हुआ था वो फ्रेम नंबर ऑफ टाइम्स क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। ओके, तो देखिए इस तरीके से हम क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल फ्रेम बना लेते हैं। अब देखिए इस फ्रेम को आपको अगर मान लीजिए रोटेट वगैरह करना है तो मैंने फर्स्ट क्लास में आपसे या फर्स्ट या सेकंड क्लास में डिस्कस किया था कि आप माउस राइट क्लिक करके क्या करिए, 3D रेंडरिंग करिए। जब 3D रेंडर करेंगे तो आप देखेंगे ये पूरा फ्रेम हमारा यहाँ पे बन के आ रहा है। आप इस फ्रेम को रोटेट वगैरह करके देख सकते हैं कि ये कैसा क्या फ्रेम बना हुआ है। क्लियर है? तो देखिए ये प्रोसीजर होता है एक्चुअल प्रोसीजर जिसके थ्रू बिल्डिंग फ्रेम बनता है। ओके, आज के लिए बस अभी इतना ही। आप इतना प्रैक्टिस करेंगे फिर आगे हम और